Hi, welcome back to English with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, today we're gonna discuss figurative language. Let's start. Dear viewers, remember, there is nothing unusual about figurative language. कि जो figurative language है, ये कोई नामानूस या नई चीज़ नहीं है कि आप सभी इससे आशना हैं और आप रोज़मर्रा की ज़बान में भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं. Comparison is at the core of figures of speech or figurative language. कि ये जो figures of speech हैं या figurative language है, इसमें मवाज़ने या तकाबुल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये बेसिस है इन figures of speech की. We use what is already familiar to describe something new. Familiar कहते हैं known to. कि जो नई चीज़ हम बयान करने जाते हैं तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए उसका बयान किया जाए जो पहले से known हो या familiar हो. और we describe something familiar in a new way. या अगर कोई familiar चीज़ है, common चीज़ है, उसे आप एक नए तरीके से रूशनास कराते हैं ताकि वो थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आए और इसलिए वो अट्रैक्टिव हो कि पढ़ने वाला जो है उसे एंजॉय करे पढ़ के. Similes and metaphors can lead to very striking images when used in tandem. Tandem कहते हैं together के लिए with concrete language. कि लैंग्वेज कंक्रीट भी हो और साथ में अगर हम सिमिलीज और मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सबसे अहम फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और ये भी कंपैरिजन पे बेस करते हैं, तो ज़बान क्या है वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस सिमिली. अ सिमिली इज एन अनाउंस्ड कंपैरिजन. अनाउंस कहते हैं डिक्लेयर्ड को, कि ऐसा कंपैरिजन है जो बिल्कुल वाज़े होता है, पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि किन दो चीज़ों का मवाजना किया जा रहा है और किस खसूसियत की बुनियाद पे. We announce or introduce this comparison by using the words like and as. कि like और as के ज़रिए हम सिमिली को इंट्रोड्यूस कराते हैं. उर्दू में हम इसे तशबीह कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, He is as quiet as a church mouse. कि वो इतना खामोश है जितना चर्च में रहने वाला चूहा. इसका मतलब है इज़ वेरी वेरी क्वाइट. और she swims like a fish. कि वो इस तरह से तैरती है जैसे मछली हो, क्योंकि मछली तो आबी मखलूक है तो तैरने में वो यदे तूला रखती है. इसलिए अगर कोई बहुत अच्छा स्विमर होगा तो हम उसके बारे में ये कह सकते हैं. These things compared have only one characteristic in common. कि जिन चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं उनमें एक खूबी या वस्फ जो है वो मुश्तरक होता है. आगे में जेम्स जॉयसी जो है, जो बहुत मशहूर आयरिश नॉवेलिस्ट है, उसकी एग्जांपल कोट करता हूँ कि लिटरेचर में किस तरह से सिमिलीज के इस्तेमाल से ज़बान को खूबसूरत बनाया जाता. बट माई बॉडी वॉज लाइक अ हार्प. हार्प कहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को. एंड हर वर्ड्स एंड जेस्चर्स. जेस्चर्स कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस को, चेहरे के जो तासुरात हैं, वर लाइक फिंगर्स रनिंग अपॉन द वायर्स. वायर्स आपको पता है ना, हाथ के अंदर होती हैं जिन्हें आप छेड़ते हैं तो सुर जो हैं वो बिखर जाते हैं. तो अब उसने जो है हाथ और जो है बॉडी को कंपेयर किया है. तो ये देखें कितनी खूबसूरत सिमिली है. आगे एक और राइटर है मार्श पियर्सी, उससे मैंने आपको एग्जाम्पल जो है वो कोट की है. हर गुड नेचर वोर आउट लाइक अ फैन बेल्ट. वेयर आउट कहते हैं इस्तेमाल से पुराना हो जाना. फैन बेल्ट आपको होता है उस साथ में बट लगी होती है जिसके ज़रिए फ़ैन चलता. तो ये भी क्या है, एक सिमिली है. तो सिमिली क्या है, अनाउंस्ड कंपैरिजन है और इसमें जो है किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे आप दो अनलाइकली ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब मैंने जो है पॉइंट की शक्ल में सिमिली आपके सामने पेश की है. एन स्कॉट मामाडे, जो एक मशहूर अमेरिकन नेटिव पोइट है. अब देखें ये एक एक्सटेंडेड सिमिली है. What did we say to each other? That now we were as the deer
who walk in single file, with heads high, with ears forward, with eyes watchful, with hooves always placed on firm ground, in whose limbs there is latent flight. फाइल आप जानते हैं एरो को, मतलब जो रो होती है पीपल की या एनिमल्स की, उसे हम कहते हैं फाइल. टू मार्च इन अ रो ये कह लें. और लेटेंट कहते हैं हिडन को, दैट्स नॉट अपरेंट, उसके लिए हम लेटेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. अब आपने देखा कि ये सिमिली क्या है कि इसमें जो है हरन से तशबीह दी गई है. और आगे फिर आपको पता है कि वॉक इन सिंगल फाइल, ये हरन ही चलते हैं इस तरह से. with heads high, with ears forward, with eyes watchful, with hooves always placed on firm ground, in whose limbs there is latent flight. Now let's go to the next slide. अब हम आते हैं metaphor की तरफ. A metaphor is a more direct and more complete comparison than a simile. कि simile की निस्बत जो है ज़्यादा मुकम्मल जो है मवाजना है. A metaphor doesn't announce itself, कि metaphor को अनाउंस नहीं किया जाता. कि simile को तो आप इंट्रोड्यूस कराते हैं ना as या like जैसे वर्ड्स के जरिए. ये क्या implied simile है एक तरह से, hidden simile. It states that something is something else. कि जैसे आप कहते हैं ना कि वो मेरा चांद है, इसका मतलब है वो आपको बेहद प्यारा है. ठीक है, तो ये क्या है, मेटाफर है. कि ये क्या है, अब हिडन सिमिली है, ये इम्प्लाइड सिमिली है. यहाँ पे और एग्जाम्पल्स भी हैं. माय लव इज अ रेड रोज, कि अब आपने अपने महबूब को जो है सुर्ख गुलाब से तशबीह दे दी है, या अपनी मोहब्बत के जज्बे को. तो ये क्या है, अब आपने एज और लाइक का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, मगर आपको पता है कि महबूब या मोहब्बत का मवाजना गुलाब से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गुलाब क्या है, वो इंतहाई नफीस और खुशबूदार है. और इट इम्प्लाइज माय लव हैज रेड पेटल्स एंड शार्प थॉर्न्स. कहते तो अब यही है ना कि सुर्ख जो हैं पत्तियां हैं और जो हैं तेज़ कांटे हैं, क्योंकि गुलाब में कांटे भी होता है. तो अब यहाँ पे आप तशबीह कर रहे हैं, क्यों, नज़ाकत और ख़ूबसूरती की बुनियाद पे. और ये क्या होगा, क्योंकि ये हिडन सिमिली है, इसलिए आप इसे मेटाफर कहेंगे, जहाँ पे आप कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स हैं एज या लाइक वो इस्तेमाल नहीं करेंगे. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये मेटाफर की एग्जांपल मैंने पेश की है पोइट्री से. फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग, ये नज़्म है कार्ल सैंडबर्ग की, एक अमेरिकन पोइट है. फॉग आप जानते हैं कोहर को कहा जाता है, कि जो बारिश के कतरे फ़ज़ा में जम जाते हैं, जो धुंध छा जाती है, उसी को आप फॉग कहता है. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent hunches. Hunches कहते हैं hips को या bottom को या rump को. And then moves on. कि अब उसने यहाँ पे क्या है, फॉग को तशबीह दी है बिल्ली से, और आगे फिर सारी जो है वो बातें बिल्ली की बताई गई हैं. कि फॉग का मतलब मवाजना किया गया है कैट और उसकी मूवमेंट से. और ये मवाजना क्या है, क्योंकि इम्प्लाइड है, हिडन है, इसमें एज या लाइक के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, इसलिए ये मेटाफर है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम आते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ. इट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म ऑफ मेटाफर, कि ये मेटाफर की एक काइंड है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टू पर्सोनिफाई इज टू गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ टू समथिंग नॉट ह्यूमन. कि अगर आप किसी जो है नॉन ह्यूमन को या इन ह्यूमन कह लें, इन ह्यूमन की बजाय आप नॉन ह्यूमन ही कहें, या फिर आप ये कह लें कि जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनको लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो उनकी तकसीम करेंगे, उर्दू में से कहते हैं तकसीम करना, तो इसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. अब यहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल दी है, एक पोइम है द विंड बाय जेम्स स्टीफन. लेट्स रीड इट. द विंड स्टूड अप एंड गेव अ शाउट. अब आपको पता है विंड क्या है, वो इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, मगर यहाँ पे आप उसे पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि इट स्टैंड्स अप एंड इट शाउट्स. ही whistled on his fingers. अब विंड सीटियाँ तो नहीं बजाती, मगर हम तो बजाते हैं. इसका मतलब है यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई किया जा रहा है. And kicked the wither leaves about, and thumbed the branches with his hand, and said, he'd kill and kill and kill, and so he will and so he will. कि यहाँ पे अब जो है विंड को पर्सोनिफाई किया गया,
कि उसे जो है असाइन की गई हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इट स्टैंड्स अप, इट गिव्स अ शाउट, इट whistles on its fingers, it kicks, it thumps, it says or it speaks. Okay, let's go to the next slide. अब हम symbolism की तरफ आता. A symbol is something that represent more than itself. कि symbol अलामत कहा जाता है इसे उर्दू में. Every word we speak is a symbol. कि language basically symbolic है, कि हर लफ्ज़ जो हम बोलते हैं वो symbolic significance जो है वो रखता है. गवर्नमेंट फ्लैग्स हैं, जैसे रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स हैं, लोगोज हैं, ये कॉलेज की शर्ट्स पे बने होते हैं या प्लेयर्स की शर्ट्स पे बने होते हैं, ये अब सारे क्या हैं, सिंबल हैं. कि जैसे आपका फ्लैग है पाकिस्तानी, उसमें आप कहते हैं कि जो ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स को जो मेजॉरिटी में है, और जो वाइट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को. तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, सिंबल्स की कंक्रीट एग्जाम्पल्स हैं. Now let's go to the next slide. We have personal symbols as meaningful objects and special songs. कि personal symbols भी हो सकते हैं और कुछ जो हैं ऐसे symbols भी हैं जो सबके लिए universal symbols भी हम उन्हें कह सकते हैं. या public symbols हैं, जैसे ये हमारे फ्लैग्स हैं, कि अभी मैंने आपको पाकिस्तानी फ्लैग के बारे में बताया. अच्छा, फिर कुछ conventional symbols हैं कि वो इतने तवातुर से इस्तेमाल हो रहे हैं across the centuries कि हर बंदा ये जो है फौरी उनका मतलब क्या है वो समझ लेता है कि किस बात की अलामत है. लाइक अ रोड एज द जर्नी ऑफ लाइफ, कि जैसे सड़क जो है, रास्ता, हम इसे कहते हैं कि शायद ये ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है. कि ज़िंदगी भी हम कहते हैं ना मेटाफोरिकली कि एक सफ़र है. सीजन्स हैं, जैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ को, कि जो लाइफ का साइकिल है वही सीजन्स का साइकिल है. जैसे हम ये कहते हैं चट्टान को इस्तेमाल करते हैं या पत्थर को, अब ये किस चीज़ की सिंबल है, स्टेट फास्टनेस की कह लें, परसेवरेंस की कह लें, पामर्दी कह लें, इस्तकलाल कह लें. सिंबल्स आर सब्जेक्ट टू पर्सनल इंटरप्रिटेशन, कि कुछ सिंबल्स जो हैं कन्वेंशनल हैं, कुछ राइटर की अपनी मर्जी है कि वो उन्हें जो है नए मीनिंग्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है. और बाज़-औक़ात हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन है कि कोई उस सिंबल को किस तरह से लेता है और कोई जो है उसे किस तरह से इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. A nation's flag may symbolize truth and justice to one person, कि जैसे किसी कौम का झंडा है, किसी के लिए वो जो है इंसाफ और सच की अलामत हो सकता है, जैसे हमारा अपना झंडा है. But deceit and oppression to another, deceit कहते हैं फ्रॉड को, धोखे को, और ऑपरेशन कहते हैं क्रुएलिटी को, जुल्म को. जैसे हमारी और इंडिया की नहीं बनती ना, तो हो सकता है कि हमारा झंडा उनके लिए डिसीट और ऑपरेशन की अलामत हो, और हमारे लिए उनका झंडा क्या है, वोट. डिसीट और ऑपरेशन की अलामत है क्योंकि हमारे दरम्यान क्या है, ताल्लुकात खुशगवार नहीं है. तो आमतौर पर इसका मतलब है कि ये जो सिम्बल्स हैं ये मोस्टली बेस करते हैं पर्सनल इंटरप्रिटेशन पर, कि कोई उस चीज़ को किस तरह से देखता है, किस तरह से समझता है. Now let's go to the next slide. अब मैंने एक पॉइंट दी है जिसमें सिंबल इस्तेमाल किया है रोड का, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये आपके कोर्स में भी शामिल है BS के. तो यहाँ पे रोड क्या है, वही जर्नी ऑफ लाइफ का सिंबल है. अब ये सुनिए नज़्म. टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far as the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads unto way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. यहाँ पे यही दिखाया गया है कि लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं
कि 2 रास्ते हैं ज़िंदगी गुजारने के। तो शायर ये कह रहा है कि मैं सोच रहा था कि कौन सा रास्ता जो है इख्तियार करूँ। तो यहाँ पे जो है ये जो रास्ते हैं ये जो है लाइफ की चॉइसेस को सिंबलाइज कर रहे हैं। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। डियर व्यूअर्स, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, please subscribe it, share it with your friends so that you may get many more videos in the days to come. Stay blessed, stay safe. Allah Hafiz.